हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली डोज सेशन। तो आज हम लोग अपना जो सेशन है ना, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा डेली डोज का डे 11। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। मुझे बस कर्सर मिल जाए तो मैं सब कर दूंगा। 25 नंबर सब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये हमारा जो है ना डे 11 होने वाला है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू रिस्पेक्टिवली। तो हम लोगों को जो निकालना है ना, हम लोग को निकालना क्या है, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो आप लोगों को ना यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि ये हमारा कौन सा वेव है। ये हमारा ट्रायंगुलर वेव। मेरा पैड जो है ना ठीक से सही नहीं हो पा रहा है, तो रुको मैं थोड़ा सा जो अपने लैपटॉप को कर लेता हूँ सीधा। या now everything is fine, so we will try to solve the first question. So here we have already given the figure। तो हमारा यहाँ पे जो है ना, ये क्या है, ये एक ट्रायंगुलर वेव दिया है। अगर इसके कंडीशन हम लोग देखें तो हमारा एवरेज वैल्यू यानी कि यहाँ पे भी एवरेज होता है, वो क्या होता है हमारा Vm/2। अगर हम लोग बात करें Vrms की, तो वो हो जाता है हमारा कितना, Vm/√3। तो Vm/3 Vm हमारा कितना है, तो वो तो Vm ही है, तो ये हमारा 0.5 Vm हो जाएगा, जो कि हमें याद ही रहता है। 1/√3 को जो है ना 0.577 Vm होता है। तो ये हमारा हो गया एवरेज वैल्यू, ये हो गया आरएमएस वैल्यू। इन दोनों को जो क्या रखना है आप लोगों को इन दोनों को रिमेम्बर रखना है ट्रायंगुलर वेव के लिए। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन है ना, आंसर वो हो जाएगा ए नंबर। चलो नेक्स्ट बी नंबर, सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन देख, 2 नंबर यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। 10 ओम रेजिस्टेंस इधर है। हम लोग इसमें करंट जो है ना, हम लोग आई एज्यूम कर लेते हैं। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है आई। तो देखो अगर यहाँ पे 50 वोल्ट है, तो यहाँ भी 50 वोल्ट होगा कि नहीं। हाँ सर, एकदम 50 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल में जो है ना हमारा वोल्टेज सेम रहता है। चलो ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें करंट आई हमने एज्यूम किया कि करंट आई फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 10 ओम का रेजिस्टेंस, 10 ओम का रेजिस्टेंस। आप बोलोगे कि 10 आई वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, 10 आई होगा कि नहीं। बोलेगा हाँ सर होगा। तो यानी कि इसका वोल्टेज हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ का वोल्टेज कितना है, 10 आई है। बोलोगे हाँ, ऐसे तो बोल सकते हैं हम लोग, एकदम ऑब्वियसली सी बात है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तब देखो, अब इसमें हमारा करंट कितना हो जाएगा ये बता दो मुझे। यहाँ पे वोल्टेज 10 आई है, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा। इसमें करंट वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो नहीं तो हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा करंट कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात, इसको अगर हम लोग आई डैश मान लेते हैं, तो हमारा आई डैश कितना हो जाएगा, 10 i - 10 डिवाइडेड बाय 20। ये हो गया आई डैश। अब यहाँ से हम लोग अगर इसको सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, i - 1 डिवाइडेड बाय 2। होगा या नहीं होगा, एकदम होगा सर। तो चलो हम लोग अब इसका ये हमारा आई की वैल्यू निकल गई, ये हमारा आई डैश निकल गया। अब हमारा इधर आई कितना हो जाएगा ये भी बता दो मुझे फिर। अगर हम लोग इसको ये बोले कि ये करंट कितना होगा, तो आप लोग क्या बताओगे। आप लोग यही बोलोगे ना कि ये करंट कितना होगा, इसका वोल्टेज जो कि हमारा 50 वोल्ट दिया हुआ है, और ये जो हमारा वोल्टेज है, यानी कि हम अगर इसको आई डबल डैश एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे आई डबल डैश कितना होगा हमारा, 50 - 10 आई डिवाइडेड बाई 50 होगा या नहीं। बोले हाँ सर जरूर होगा। अगर इसको सोल्व थोड़ा सा सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 5 - आई डिवाइडेड बाई 5 होगा कि नहीं। बोले हाँ सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है क्या कि आई जो डबल डैश है, केसीएल लगा दो, वो क्या है, आई डैश प्लस आई के बराबर है कि नहीं। बोले हाँ सर है। तो आई डबल डैश यानी कि 5 - आई डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू आई डैश कितना हो गया, i - 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई। अब इसको सॉल्व करो, देखिए यही तो करंट हम लोग को फाइंड करना था। तो हाँ सही बात है, यही तो फाइंड करना था, तो करो फाइंड फिर, इंतजार किस बात की कर रहे हो। तो 1 - i/5 इक्वल टू, ये हमारा कितना है, ये हमारा है
5 - 1, ये 5 - 1, 5 - I/2 है ना, सॉरी आई डैश कितना है हमारा, I - 1। ओके, तो ये हमारा सही था पहले ही, I - 1 है, यानी कि ये हो जाएगा I/2 माइनस 0.5 +1, तो प्लस आई, सॉरी भाई, आई और वन में अंतर ही पता नहीं चल रहा है यहाँ पे तो ये इसको अगर सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा बताओ। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, जो भी है सॉल्व करके अपना आंसर लिख लेना। और अगर इसको, मुझे लगता है कि मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, जबकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसको हम लोग ऐसे भी तो बना सकते थे। अगर ये 50 वोल्ट है तो इसकी क्रॉस भी हमारा कितना वोल्ट आ जाता। हाँ मतलब सही है, मतलब हमने लोग उतना लॉन्ग नहीं किया, ठीक है। ये भी प्रोसेस जो है ना वो काफ़ी बेहतरीन है। आप लोग ये बताओ कि आप इसका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, इसमें से कोई ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, वो बताओ आप लोग। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे बोल रहा है, बोल तो नहीं रहा है कुछ, यहाँ पे आर ए दिया है, यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को आर ए निकालना है, यानी कि ये निकालना है। यानी कि ये जो है ना इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस है आर ए। तो मैंने बताया था कि अगर आर ए आप लोगों को निकालना होगा तो हम लोगों को क्या करना है, स्टार से डेल्टा जाना है। तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड में सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा कितना, R2 × R3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा R1 + R2 + R3। देखो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ डी नंबर जो है ना हमारा ऐसा ही कुछ दिख रहा है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, तो यहाँ पे बोल रहा है देखो, यार सर्किट सुन, देखो ये जो सर्किट है ना, ये सेम सर्किट मैंने इधर ले लिया ताकि मैं यहाँ पे सोल्व कर पाऊँ। तो घबरा मत जाना, दो दो सर्किट देख के। बोल रहा है कि 3 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन 9 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि 9 वोल्ट बैटरी के साथ दो बल्ब सीरीज में, एक बल्ब दोनों के पैरेलल में, ऐसे करके लगा हुआ है। हम लोग को निकालना क्या है, टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रहा है वो हम लोगों को निकालना है, ठीक है। उसके बाद निकालना है करंट थ्रू ईच बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। चलो हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों को क्या सब निकालना है। देखो अगर यहाँ पे ये 9 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस में कितना वोल्ट हो जाएगा, 9 वोल्ट होगा क्या है, और इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 9 वोल्ट। क्यों होगा सर, क्योंकि हमारा 9 वोल्ट जो है ना पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ मैं, बार बार नहीं बोलूंगा। यहाँ पे P इक्वल टू कितना होता है, V × I होता है, यानी कि I इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, P/V हो जाएगा, यानी कि P/V। तो अगर इसमें ये जो तुम्हारा बल्ब है, इस बल्ब में का पावर है 20 वाट, और इसका वोल्टेज जो है ना 9 है, तो ये हमारा दिख रहा है क्या कि 2.22, बताओ दिख रहा है कि नहीं, 2.22 एम्पियर ये इसका हो जाएगा करंट। तो देख लो कि यहाँ पे ऑप्शन देख लो कि कैसा है, कि पी का जो है 5 एम्पियर दिया हुआ है, यानी कि टोटल करंट सप्लाइड बैटरी दिया हुआ है। उसके बाद ये यहाँ पे करंट दो दिया हुआ है, करंट दो दिया गया कि एक इसमें करंट होगा, एक इसमें करंट होगा। इन दोनों में करंट तो सेम होगा ना, इन दोनों बल्ब में करंट सेम होगा, इसलिए वो दिया हुआ है। तो हमारा जो है ना वो 20 वाट में निकल के आ गया, 2.22 एम्पियर होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 मान लेते हैं, और इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज वोल्टेज इधर मान लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है, इस बल्ब के अक्रॉस V1 मान लेता हूँ, इस बल्ब के अक्रॉस V2 मान लेता हूँ, तो हमारा जो है ना काफ़ी इजीली हम लोग हर एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताओ कि V1 और V2 हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहली बात, हमारा V1 + V2 जो है वो तो 9 वोल्ट के बराबर है, ये तो हमें पता है। क्यों, क्योंकि अरे पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, 9 वोल्ट होगा, हम लोग V1 + V2 9 वोल्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक का हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन इसमें करंट सेम होगा कि नहीं बताओ, दोनों सीरीज में है, तो करंट जो है ना मान लेता हूँ मैं कि I फ्लो कर रहा है। तो बताओ कि यहाँ पे हमारा 15 वाट बराबर क्या होगा। यार ये तो पावर है जो कि I² × R होता है, तो यहाँ पे I² × R है। R हम लोगों को नहीं पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि वो R1 है।
जिसके पास करंट वो मैंने V1 माना है, वो R1 हो गया। और अगर मैं सेम थिंग यहाँ पे कर दूं कि 10 वाट इक्वल टू I² और यहाँ पे कितना हो जाएगा R2। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलोगे नहीं, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा बताओ? अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1.5 इक्वल टू I² कट जाएगा, बच जाएगा R1/R2। अगर मैं 1.5 को ऐसे ना लिख के मैं 15/10 लिखूं या इसको 3/2 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि रेजिस्टेंस 1 जो है ना, या सॉरी, इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो 3 है। इसका रेजिस्टेंस जो है वो 3, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस 3 और 2 निकला ना, ये एक्चुअली एक्चुअल रेजिस्टेंस नहीं है। ये तो बस एक वो हमारा फैक्टर वैल्यू है ना, वो दिखा रहा है कि वो इतना टाइम से, यानी कि दोनों का जो रेजिस्टेंस है ना वो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमें पता चल गया। अब हम लोगों को निकालना क्या एक्चुअली? हम लोगों को निकालना है, एक बात बताओ, V इक्वल टू क्या होता है? I/R1 होता है ना। तो यहाँ पे करंट तो सेम है, करंट कांस्टेंट है, यानी कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा कि नहीं? बोलोगे हाँ सर होगा। यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3/2 इक्वल टू V1/V2? बोलोगे हाँ, ऐसा तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से देखो V1 + V2 है ना, तो यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर दी, यानी कि 3/2 इक्वल टू, मैं V1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितना, 9 - V2 डिवाइडेड बाई V2। अब यहाँ से हमारा V2 निकल जाएगा क्या? अब जैसे ही V2 निकलेगा तो V2 के वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे तो हमारा V1 निकल जाएगा क्या? हाँ सर, निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा V1 और V2 निकल गया। और एक बार हमारा V1 और V2 निकला तो हमारा करंट तो इजीली निकल जाएगा ना भाई, इजीली निकल जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग कैलकुलेट करके बताओ मुझे कि इसका कितना आंसर आ रहा है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो मैं इसको इसीलिए लिया था कि आप लोगों को अगर ऐसे क्वेश्चन आता है ना जेई लेवल के एग्जामिनेशन में, तो आप लोगों को बनाने नहीं होते, कुछ कुछ छोड़ने के लिए भी एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन दिए होते हैं। तो आप लोगों को उतना मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला कि कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो अगर ये हमारा क्या बन गया, ये आरसी नेटवर्क हो गया ना, तो आरसी नेटवर्क में हमारा टाइम कांस्टेंट कितना होता है? आरसी ही होता है, ये इसको याद रखना। अगर ये हमारा कितना एलसी नेटवर्क होता तो एलसी नेटवर्क में हमारा जो टाइम कांस्टेंट है वो हमारा होता है L/R। ये भी याद रखना। इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। क्यों? क्योंकि ये तो टाइम कांस्टेंट है भाई। द टाइप ऑफ कैरियर इन सेमीकंडक्टर आर। तो दो टाइप के कैरियर होते हैं ना, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है इसमें। द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग द फोटो इमिशन। तो बोला है कि वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना। हमने बताया था कि यहाँ पे हमारा कोई अगर फोटो इमिशन कब होता है कि हमारा जंक्शन पे जो है ना, वो लाइट जब वहाँ पे, लाइट की एनर्जी जब वहाँ पे स्ट्राइक होती है तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, एनर्जी जो जनरेट होता है ना वो इक्वल होता है उसके वेलोसिटी के इक्वल, जो कि किस वेलोसिटी से हमारा आ रही है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा एक फोटो डायोड है, ये उसका जो है ना, ये हमारा रिवर्स, सॉरी रिवर्स बैच नहीं, ये अगर हमारा जंक्शन है तो जंक्शन पे क्या होता है, हमारा फोटोन का बम्बार्डमेंट होता है। यहाँ पे फोटॉन्स सारे आते हैं। तो फोटॉन्स जो स्ट्राइक करता है तो फोटॉन्स की एनर्जी होती है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है ना, वो क्या होता है, Hc/λ। और वो जो एनर्जी होता है ना, वही एनर्जी जनरेट होता है आपका ये एनर्जी में। और हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है कितना, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी कि 1/2 mv²। तो दोनों एनर्जी ही है ना, ये वेलोसिटी नहीं, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों एनर्जी है, तो दोनों क्या होता है कि प्रोपोर्शनल बराबर हो जाता है। तो यानी कि ये होता है 1/2 mv² इक्वल टू Hc/λ। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो v जो है ना हमारी वेलोसिटी है, जो कि हो जाएगी हमारी Hc/λ मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइड बाई m।
और हमारा एच तो क्या है, एच तो हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है ना, प्लांक्स कांस्टेंट। और हमारा सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये दोनों तो कांस्टेंट ही है और टू भी हमारा कांस्टेंट है। तो यानी कि वी हम लोगों को डायरेक्टली और हमारा मास भी जो है ना इलेक्ट्रॉन का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि हमारा एच इंटू सी इंटू टी डिवाइडेड बाई एम जो है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू के आएगा, यानी कि हो गया हमारा के डिवाइडेड बाई लेमडा। सॉरी, यहाँ पे वी स्क्वायर है ना। तो अगर यहाँ से हम वेलोसिटी देखें एक इलेक्ट्रॉन की, तो वो कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√λ लेमडा के। देखो, बताओ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो √λ के प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विच डिक्रीज इन वेवलेंथ। तो हमारा अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा सी नंबर जो है ना, यहाँ से हम लोगों को क्लियर कट आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। द माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम एंड डिफ्यूजन कांस्टेंट। माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम यानी कि टॉ की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 100 माइक्रोसेकेंड। और हम लोगों को यहाँ पे डिफ्यूजन कोफिशिएंट डी की वैल्यू भी दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हम लोगों को कितना लिखा है, डिफ्यूजन लेंथ जो कि होता है कितना, √τ × d। ये फॉर्मूला याद रखना, डिफ्यूजन लेंथ का फॉर्मूला होता है ये। कर लो दोनों का √τ की वैल्यू कितना ही है, 100 × 10⁻⁶। डी की वैल्यू कितनी है, तो ये हमारा 100, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में है और हमारा ऑप्शन भी सेंटीमीटर में ही है, तो उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा इतना, या इसमें 200 है तो 100 आ जाएगा बाहर, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ या इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1/1000 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखो कोई आंसर दिख रहा है क्या, ये नंबर ऑप्शन दिख रहा है करेक्ट। यहाँ पे आ जाओ, क्या हो रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर द फॉलोइंग डेटा, डेंसिटी ऑफ होल। बताओ, होल का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻12 पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, 8 × 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि म्यू एन की वैल्यू 2.3 × 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। यहाँ पे देखो, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अगर कोई इसमें से मीटर दिया रहता तो हम लोगों को यूनिट चेंज करना पड़ता। हम लोगों को यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ होल्स भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। हम लोग को निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी। अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें, सिग्मा इक्वल टू होता है एन क्यू म्यू। ये किस में होता है, ये होता है हमारा एक कंडक्टर में, लेकिन यहाँ पे हमारा है सेमी कंडक्टर। यहाँ एन क्यू म्यू की वजह से भी आएगा। यहाँ पे एन जो है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, म्यू एन हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस सेम थिंग पी इंटू क्यू इंटू म्यू पी हो जाएगा। यानी कि ये जो है ना हमारा कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, और ये हमारा कंडक्टिविटी होल के मूवमेंट की वजह से। यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्यू कॉमन लेके एन इंटू म्यू एन प्लस पी इंटू म्यू पी, ऐसे भी करके ये हमारा हो गया कंडक्टिविटी। आप लोगों को पता है कि कंडक्टिविटी जो होता है ना, वो रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है। हम लोग को पूछा रेसिस्टिविटी 1/कंडक्टिविटी, यानी कि 1/क्यू इंटू म्यू एन, एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। सब कुछ वैल्यू दे रखा है आपको, बस यहाँ से वैल्यू सारे उठा के इधर पेस्ट करने हैं। आप लोगों को कैलकुलेट करना है। देखो, अगर आप लोग जा रहे हो ना एग्जाम देने, तो आप लोगों को इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। ये सब कैलकुलेट करना है जल्दी जैसे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन। तो कैसे होगा कैलकुलेशन, आप कैसे जल्दी कर पाओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका कैलकुलेशन भी उतना ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो करो कैलकुलेट और बताओ मुझे आंसर की कौन सा आ रहा है। एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे दिया हुआ है और बोल रहा है कि
एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिवली चार्ज होता है, नहीं चार्ज तो एन टाइप हो, पी टाइप हो, इंट्रिंसिक हो, एक्सट्रिंसिक हो, कोई भी सेमीकंडक्टर है वो कोई भी चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। द प्रोड्यूस विद द इंडियम एडेड एज द इम्प्योरिटी, इंडियम अगर ऐड करोगे तो इंडियम जो है ना एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, तो ये अगर ऐड करोगे तो वो हमारा पी टाइप बनेगा, इसको इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो। लेकिन अगर फॉस्फोरस का आप करोगे तो ये हमारा एन टाइप बन जाएगा, क्योंकि फॉस्फोरस जो है ना वो क्या है, एक इसके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कंट्रीब्यूट करेगा। अगर इसका क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर देखो तो हमारा एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो हमारा प्रोड्यूस हो सकता है किससे, फॉस्फोरस को एज इम्प्योरिटी ऐड करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला कि ट्रांजिस्टर इज मोस्ट सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट। देखो ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे हमारा इमीटर है, बेस बहुत पतला होता है, इमीटर बेस और कलेक्टर। हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट, देखो एक चीज तो पता ही होगा ना, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली अपॉन टाइम होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम के इन्वर्सली पर, हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि हमारा क्या है, टाइम कम होना चाहिए। टाइम कम, कौन सा टाइम कम होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए ट्रांजिट टाइम कम। ट्रांजिट टाइम क्या होता है सर, ट्रांजिट टाइम होता है कि हमारा इमीटर से कलेक्टर तक जो है ना चार्ज कैरियर पहुंच जाते हैं, उसको ट्रांजिट टाइम बोलते हैं। तो ये हमारा कम कब होगा, जब हमारा बेस जो क्या रहेगा, वेरी थिन रहेगा। यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी से, इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा बेस जो होना चाहिए ना, बेस शुड बी वेरी थिन, वेरी वेरी थिन, वेरी थिन, ताकि क्या हो, हमारा जो ट्रांजिट टाइम है ना वो बहुत ही कम हो, और जितना टाइम हमारा कम लगेगा उतना ही हमारा इवेंट जो है ना वो फास्ट होगा। और उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है कि हाउ फ्रीक्वेंट एनी इवेंट इज हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमारा ट्रांजिट टाइम कम रहेगा तो हमारा जो है ना इवेंट, यानी कि हमारा जो इवेंट हमारा क्या है यहाँ पे, हमारा कैरियर्स जो है ना वो इमीटर से कलेक्टर तक जो है वो काफ़ी अच्छे से फ्लो होगा, और काफ़ी जल्दी फ्लो होगा, तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो वो हमारा किस में होता है, ग्राउंड डिफ्यूजन से जो हम लोग ट्रांजिस्टर बनाते हैं ना, तो उस इसे इस ग्राउंड डिफ्यूजन मेथड से अगर हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो इसका जो बेस रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिन होता है, और उसको हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें एलओई वाला ना, तो एलओई वाला का जो है ना थिक होता है, इसका हम लोग थिन नहीं बना सकते बेस। तो ये था इसके इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 52 नंबर बोलो कि मैथ द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो लिस्ट वन क्या है, यहाँ पे बीजेटी दिया हुआ है, और यहाँ पे डोपिंग, तो इमीटर की सबसे ज्यादा डोपिंग होती है ना, तो इमीटर जो होता है हेवली डोप, हेवली डोप क्या होता है कि हमारे मैक्सिमम चार्ज कैरियर जो है वो इमिट कर सके, इसलिए बेस जो है ना हमारा लाइटली डोप्ड होता है, सबसे कम डोपिंग जो है ना बेस का होता है, और ये हमारा मॉडरेट डोप होता है। आप देख लो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो ये आप लगा लो। पीएन जंक्शन डायोड इज, तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है, पैसिव डिवाइस है क्या, नहीं, पीएन जंक्शन डायोड जो है ना वो एक एक्टिव डिवाइस है, क्योंकि इसमें एट रूम टेम्परेचर में भी स्लाइटली जो है कंडक्टिविटी बनी रहती है। और हमारा वैक्यूम डिवाइस है क्या, नहीं, इसके अंदर कोई भी वैक्यूम नहीं रहता है। हमारा यूनिलेटरल डिवाइस है क्या, ये तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल है ना वही चीख चीख के बता रहा है कि मैं एनोड हूँ, मैं कैथोड हूँ, मेरे में करंट जो है एनोड टू कैथोड फ्लो होगी। अगर इधर से करंट फ्लो करवा रहे हो तो करंट फ्लो जो है ना नहीं होगी, तो मतलब होगी बहुत ही रिवर्स सैचुरेशन करंट, बहुत ही माइनर करंट फ्लो होगी। तो हमारा यहाँ पे डायोड क्या है, डायोड है एक यूनिलेटरल डिवाइस, वो बायलेटरल नहीं है। एससीआर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन बिकॉज, भाई हम लोग सिलिकॉन का यूज तो इसलिए करते हैं क्योंकि सिलिकॉन में क्या होता है, बहुत ही कम लीकेज करंट होता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। जर्मेनियम का वैसे बहुत ही सारा एडवांटेज है। जर्मेनियम का एडवांटेज है कि जर्मेनियम में जो हमारा बैंड गैप है वो कम होता है, बैंड गैप बोल रहा हूँ मैं, जर्मेनियम में जो है ना हमारा बैंड गैप भी बोल सकते हो कि बैंड बैंड गैप कम होता है, ताकि जिससे कि हम लोग को कंडक्टिविटी जो है ना, जर्मेनियम का कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू सिलिकॉन जो है बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर हम लोग जर्मेनियम की और खासियत की बात कर ले तो अरे यार
तो और भी मतलब जर्मेनियम के और भी बेनिफिट्स है, लेकिन एक ही बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसमें लीकेज करंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। और वाइल प्रिपेयरिंग द प्रिपेयरिंग while you are preparing a electronics device, you should be very extra careful about the leakage current. So if leakage current is more, you cannot carry that element, so you have to replace that system. That's why silicon we are using frequently rather than the germanium. The next question will move on. Here a device with the combined property of thyristor and the transistor. देखो थाइस्टर में क्या होता है कि थाइस्टर हमारा एक डिवाइस है, यूनिलेटरल डिवाइस ये है। तो यहाँ पे क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, और यहाँ पे हमारा गेट होता है। तो गेट से हम लोग क्या करते हैं, इसको टर्न ऑन करते हैं, लेकिन इसको टर्न ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा ट्रांजिस्टर जो है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, बेस जो रहता है उसका वहां से टर्न ऑन भी करते हैं, उसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं वहां से। तो हमारा आ, तो कंबाइन प्रॉपर्टी हमारा जीटीओ दिख रहा है, क्योंकि जीटी जो है ना, क्या है, गेट टर्न ऑन थारिस्टर। यहाँ पे क्या, गेट टर्न ऑफ थारिस्टर। तो यहाँ से गेट से तो टर्न ऑन हो ही जाएगा, लेकिन अगर ऑफ करना है तो ये जीटीओ में क्या होता है, टर्न ऑफ भी हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा थायरिस्टर जो है उसमें टर्न ऑन होता है, और ट्रांजिस्टर से हम लोग बेस से टर्न ऑफ कर देंगे, दोनों को मिला देंगे तो हमारा गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर बन जाएगा, जो कि एक जीटीओ है। How many cascade stage of C amplifier with result polarity inversion? तो देखो बोल रहा है कि हम लोगों को पोलैरिटी इन्वर्जन चाहिए, तो अगर एक लगा लो, अगर एक सी एम्पलीफायर है तो पता ही है ना, सी एम्पलीफायर जो है हमारा वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। यानी कि अगर हमारा इनपुट में ये वोल्टेज है, तो हमारा आउटपुट में जो है क्या वोल्टेज आता है, उल्टा करके 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। अगर हमें पोलैरिटी इन्वर्जन चाहिए तो या तो एक लगाओ, या तीन लगाओ, या पांच लगाओ, या सात लगाओ, यानी कि ओड नंबर लगाओ। तो यहाँ पे हमारा क्या है, थ्री जो है ना यहाँ पे ओड नंबर है, टू और फोर में हमारा पोलैरिटी इन्वर्जन जो है ना देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है कि एन एम्पलीफायर शुड हैव, तो एम्पलीफायर में हमारा हाई फाइडेलिटी। हाई फाइडेलिटी कहने का मतलब क्या है कि हमारा फेथफुलनेस ज़्यादा होना चाहिए, हमारा सिस्टम, हमारा जो एम्पलीफायर है रिलायबल होना चाहिए, तो ज़रूर होना चाहिए। लो नॉइस होना चाहिए, स्टेबल ऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि हमारा ऑल ऑफ द अबव जो है ना वो आंसर हो जाएगा। For the amplifier, the coupling method which is gives the highest gain। हमारा ट्रांसफार्मर कपलिंग जो है ना, इसमें इम्पीडेंस मैचिंग काफ़ी अच्छा होता है, और ये हमें गेन भी काफ़ी अच्छा देता है हमारा ट्रांसफर कपलिंग। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर कपलिंग जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज फॉलोअर सर्किट एंड ओपैम्प विद सब द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो एक वोल्टेज फॉलोअर सर्किट क्या है, इधर माइनस है इधर प्लस है, और यहाँ पे हमारा वी इन है, और ये हमारा रहा आउटपुट वी नोट। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि वर्चुअल ग्राउंड से यहाँ पे वी इन रहता है, और फिर ये वी इन इधर जाके फिर ये वी इन ही बन जाता है, यानी कि हमारा वी आउट जो है ना वी इन के बराबर होता है, इसको बफर बोलते हैं, वोल्टेज फॉलोअर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये किसका है, ये तो एक ओपैम्प से ही बना है ना, ये भाई ये एक ओपैम्प है। तो ओपैम्प से बना था, तो ओपैम्प का तो बेसिक प्रॉपर्टी है कि इसका इनपुट इम्पीडेंस जो है ना बहुत ज़्यादा लार्ज होना चाहिए, आउटपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए, तो हमारा बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि कैस्कोड एम्पलीफायर इक्विवेलेंट टू। तो देखो हम लोग बात करेंगे कैस्कोड की। कैस्कोड एम्पलीफायर में क्या होता है कि सीई एम्पलीफायर रहता है, उसका सीबी एम्पलीफायर होता है। सीई एम्पलीफायर क्या रहता है, ये हमारा एम्पलीफिकेशन में हमारा मदद करता है, और हमारा सीबी जो है ना वो क्या प्रोवाइड करता है, इसको अच्छा बैंडविथ एंड अच्छा जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए हम लोग कैस्कोड एम्पलीफायर का यूज करते हैं यहाँ पे। और वहीं पे अगर हम लोग बात कर ले, एक और होता है डार्लिंगटन एम्पलीफायर। डार्लिंगटन डार्लिंगटन एम्पलीफायर, तो ये क्या होता है, एक सीसी होता है, सीसी सीसी एम्पलीफायर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इसका जो है वो करंट एम्पलीफायर बीटा है, बीटा वन मान लो, और इसका जो है दूसरे का करंट एम्पलीफायर, दूसरा जो कॉमन कलेक्टर है, तो उसका जो है करंट गेन बीटा है, तो हमारा टोटल जो होता है ना बीटा, वो कितना हो जाता है, बीटा वन इंटू बीटा टू प्लस बीटा वन प्लस बीटा टू।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद यही होता है, आपको चेक कर लेना, या हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसको लिखते हैं बीटा वन इंटू बीटा टू, क्योंकि कंपेयर टू बीटा वन बीटा टू जो है ना, बीटा वन इंटू बीटा टू का मल्टीप्लीकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, किससे, बीटा वन प्लस बीटा टू से, इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसको इतना लिख सकते हैं, और इसलिए हम डार्लिंगटन एम्पलीफायर का जो है ना वो करंट एम्पलीफिकेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कैस्केड एम्पलीफायर पूछ रहा था, तो होता है कॉमन इमिटर कॉमन बेस, तो कॉमन इमिटर फॉलोड बाय कॉमन बेस, किधर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है चिक चिक के। वोल्टेज लेवल फॉर नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, तो मस्ट बी नेसेसरी नेगेटिव, जरूरी नहीं है। देखो अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव लॉजिक का, सर हम लोग बात कर लेते हैं पॉजिटिव लॉजिक का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो लो रहता है ना उसको हम लोग नॉर्मली 0 वोल्ट बोलते हैं, और हमारा हाई जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारा +5 वोल्ट रहता है, नॉर्मली ऐसे करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आपका जो लो है ना वो आपका -5 वोल्ट भी हो सकता है, और आपका हाई जो है वो 0 वोल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि इस 0 वोल्ट के कंपेरिजन में ये लो है तो ये लो हो गया, और इस 5 वोल्ट के कंपेरिजन में ये हाई तो है, हाई तो ये हाई है तो ये हाई हो गया। तो वैसे ही हमारा नेगेटिव लॉजिक में भी हमारा सेम यहाँ पे काम करता है। हम लोग को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखना है, ना कि हम लोग को इंटीजर देखना है कि इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव। तो कुड भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर E5, तो चलो भाई E5 है, यानी कि हो गया 5 × 10⁻16 प्लस ई का वैल्यू कितना होता है, A B C D E 10 11 12 13 14 होता है, तो 14 मल्टीप्लाइड में 16 का 16 पे पावर 1 हो जाएगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई, इसको सोल्व कर लो कितना होता है, और सोल्व करके मुझे भी बताना कि कितना आंसर आएगा। तो अगर मैं इधर इधर करूँ तो देखो ये हो जाएगा, हम अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 160 प्लस 16 × 64, इतना मल्टी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर होगा, प्लस ये पावर 0 है तो 1 + 5, तो ये हमारा कितना होगा, हमारा यूनिट डिजिट देखो यहाँ से यूनिट यूनिट डिजिट देख लो, ये हमारा 9 आ रहा है, तो हमारा 2 to 9 ही जो है ना करेक्ट आंसर होगा। y = a + b बोलियन फंक्शन है, तो ये हमारे किसका है, और गेट का। नैंड गेट का क्या होता है, ए एंड करके नैंड कर दो, एंड गेट का क्या होता है अभी बताया, एंड कर दो। नॉर गेट का क्या होता है कि और करके उसको नॉट कर दो। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन में बी सिंप्लीफाइड एज, तो हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ से, देखो कुछ कॉमन वॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लो, तो हम लोगों को तो ऐसे कुछ खास कॉमन नहीं देखा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सिंपल जैसे मल्टीप्लाई कर दो ना अलजेब्रा का, वैसे मल्टीप्लाई करो, यानी कि ए बी को ए सी से करे क्या, तो ये हो जाएगा कितना हमारा, ए बी सी, क्योंकि दो बार अगर ए इंटू ए आएगा तो ए ही हो जाता है, तो ए बी सी हो जाएगा। प्लस अगर इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो, इसको मैं अब इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये भी हो जाएगा, फिर से हमारा हो जाएगा ए बी सी, प्लस अब इस बार हो जाएगा हमारा ए बी डी। ठीक है, अब हम लोग सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी प्लस डी सी, करेक्ट। प्लस अगर हम लोग डी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए सी डी प्लस दूसरा हमारा हो जाएगा बी सी डी, प्लस तीसरा हो जाएगा हमारा डी सी। तो ये हो गया हमारा, देखो ए बी सी दो बार हो, तीन बार हो, 10 बार हो, तो उसको ए बी सी एक बार हम लोग लिख सकते हैं, ए बी डी है। और यहाँ पे हमारा एक मिनट रुक जाओ, कुछ कॉमन यहाँ पे फालतू में इतना जो है ना पंगा नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे एसी दिख रहा है ना, और इसमें भी एसी है, इसमें भी एसी है, और किसी में एसी है क्या, देखो यहाँ भी एसी है, और किसी में एसी नहीं है, तो एसी जो है कॉमन ला लो, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस
इसमें कुछ भी बचा हो, अब ये इसमें कुछ भी बचा कि वन प्लस कुछ भी रहता है ना, तो वो वन ही हो जाता है, यानी कि ये तो वन आ जाएगा। उसके बाद हमारा ये टर्म काम हो गया, इस टर्म का काम हो गया, इस टर्म का काम, इसका काम हो गया। अब इसका देखो ए बी डी, तो यहाँ पे हमारा डी सी और डी सी यहाँ पे है। तो अब हमारा ये बचिए ए प्लस ए बी डी प्लस बी सी। देखो यहाँ से बी सी और यहाँ से बी सी कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, वन प्लस यहाँ से हो गया हमारा बी सी, प्लस यहाँ से डी सी है, डी सी है, तो ये हो गया हमारा कितना डी सी। यहाँ से देखो फिर से ए कॉमन दिख रहा है, तो ये वन प्लस हमारा हो जाएगा बी डी प्लस बी सी प्लस डी सी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा वन, सॉरी ए प्लस बी सी प्लस डी सी। कोई दिख रहा है क्या आंसर ऐसे? अगर और भी हम लोग इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना? तो अभी तक तो हमारा आंसर आ रहा है ये। मैंने कहीं कुछ गलत किया क्या? तो इसको अगर हम लोग करें तो ए बी सी हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो ये भी हमारा ए बी सी हो जाएगा, फिर इसका हमारा हो जाएगा ए बी डी, ठीक है। फिर अगर हम लोग करेंगे इसका तो ए सी होगा, फिर हम लोग कर देंगे तो बी सी हो जाएगा और डी सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ए सी डी हो जाएगा, उसके बाद बी डी सी हो जाएगा, बी डी सी या बी सी डी, ठीक है। बी सी डी हो गया, उसके बाद हम लोगों को डी सी हो गया। सब तो सही लग रहा है भाई। डी सी या सी डी लिख लो इसको, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये बी सी या अगर यहाँ पे कॉमन लेने में जो है ना, कहीं तो गलती, मैं रुक जाओ एक बार थोड़ा सा, आप लोगों से बन जाएगा मुझे पता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बस एक बार और जो है ना वो हड़बड़ी नहीं करके आराम से इसको कर लेता हूँ। आप लोग थोड़ा सा टाइम दे दो। कुर्च, कुर्च टाइम, मलयालम में थोड़ा को कुर्च बोलते हैं। चलो, तो यहाँ से देखो हमारा ए बी सी भी है, ए बी सी है, और यहाँ पे ए बी है, इसमें भी ए बी है, और यहाँ भी हमारा ए बी। और भाई ए बी कहाँ कॉमन था भाई हमारा? ए बी तो हमारा कहीं कॉमन था ही नहीं, हमने तो उसको कॉमन ले लिया था, बताओ। ये तो ए सी है ना, ये तो ए सी है। कुछ भी कर दे रहे हो भाई हम लोग तो। और बी सी हमने कॉमन लिया था, सॉरी, तो यहाँ से इसको नहीं करके यहाँ पे हम लोग को बी सी दिख रहा है, यहाँ पे बी सी दिख रहा है, हम लोग यहाँ से बी सी ले लेंगे, पूरा का पूरा बी सी, फिर ये वाला बी सी ले लेंगे। तो हमारा जो है बी सी अगर हम लोग कॉमन लिया, और भाई हमने बी सी कॉमन लिया था यार, तो हमने अगर बी सी कॉमन लिया तो ये हो जाएगा हमारा वन प्लस, और कुछ भी कुछ टर्म आएंगे वो टर्म हमारा हट जाएगा। उसके बाद देखो हम लोग अभी अब क्या कॉमन लेंगे, देखो यहाँ से ए सी, यहाँ से ए सी, तो यहाँ से अगर ए सी कॉमन लिया तो हमारा हो जाएगा वन प्लस डी, प्लस अब हमारा ये टर्म बच गया ना, ए बी डी और सी डी, और एक ये भी टर्म है डी सी। ए बी डी प्लस सी डी प्लस, भाई ये भी तो सी डी ही है, ये डी सी लिख दिया, यहाँ पे सी डी एक ही बात है, दो बार सी डी लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार सी डी लिख दिया हो गया। तो यहाँ से हम लोग को देखो क्या दिख रहा है, बी सी प्लस ए सी प्लस सी डी प्लस ए बी डी। देख लो, इससे आगे फर्दर सॉल्व शायद नहीं होगा, तो हमारा जो डी ऑप्शन है ना वो करेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ा सा ना ऐसे क्वेश्चन को हड़बड़ी में नहीं, आराम से बनाना। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप सर्किट आर नीडेड फॉर 4 बिट काउंटर? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा फ्लिप फ्लॉप 1 बिट काउंटर होता है, तो चार अगर 4 बिट का काउंटर बना तो हमारा कितना, फोर जो है फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन एंड होता है, यहाँ पे हमने आप 25 नंबर सब क्वेश्चन सॉल्व किए। आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कोई पर्सनल क्वेरी है तो मेरे
इंस्टाग्राम पे आप लोग जो है ना पूछ सकते हैं, मैं हर एक के इंस्टाग्राम का रिप्लाई देता हूँ। ये हमारा एक और चैनल है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालता हूँ। बाकी आप लोगों को यहाँ पे एंड स्क्रीन पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो दिख रहे होंगे, आप लोग जाइए और पढ़ाई कीजिए और ऐसे ही साइन करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।